मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए मोटिवेशन है। और मैथमेटिक्स के सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर आज हम बात करें कि आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, तो आज का टॉपिक जो रहेगा टाइप नंबर 6 हम कर रहे हैं और ये इस पूरे चैप्टर का जो है लास्ट है। ये चीज भी आपको पता है, ठीक है। एंड नॉन एग्जैक्ट और एग्जैक्ट, मतलब मेन चीज जो है इस चैप्टर में, मतलब पूरा चैप्टर फिनिश होने के बाद आपको ये चीज भी बताया जाएगा कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है और आपको मेन टारगेट किस चीज पे रखना है, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर फिनिश होने के बाद ये चीजें आपको बताई जाएगी कि पूरा का पूरा चैप्टर आपके टिप्स पे हो। आई होप अब तक पूरा का पूरा फंडा आपको क्लियर होगा। अब देखो, जब मैंने टाइप 6 आपको कराया था तो उसमें जो मैंने उसके साथ समझाने के लिए जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया था, ठीक है। बट यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल भी है जो एमडीयू में 2011 में आया हुआ भी है। तो आज का जो टारगेट रहेगा वो ये एग्जाम्पल रहेगा समझाने का, ठीक है। और इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन जो थी बड़ी थी, इस वजह से मैं इसी से समझाऊंगी इसको। एंड फिर इसके बाद जो एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं हम उनको डील करेंगे अपनी आने वाली वीडियोज में। तो आज का टारगेट आई होप आप सभी को पता चल गया होगा कि हमें ये एग्जाम्पल करना है। अगर टाइप 6 की बात करें तो टाइप 6 में हमारे पास जो है डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में होनी चाहिए। अगर इस फॉर्म में है तब हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो ये वाला मान के चलेंगे, ठीक है। और ये चीज मैंने आपको बताई है कि ये जो है ब्रह्मास्त्र मेथड है। अगर हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए उनमें से जितने मैंने टाइप्स आपको बताए, टोटल 6 टाइप बताए हैं और शुरू के 5 टाइप्स आपके नहीं अप्लाई हो रहे हैं, तो आपको ये वाला टाइप अप्लाई करना है। बट यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना कि आपके पास ये वाली फॉर्म बनी चाहिए। अब देखो, एक बार बता देती हूँ किस तरीके से। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मेरे पास y dx के साथ y और x dy, ये दोनों पोर्शन जो है 2 बार आपको मिलना चाहिए, y dx प्लस x dy, ऐसे ये आपको मिलनी चाहिए, मतलब y dx प्लस x dy और y dx प्लस के x dy, ठीक है। अब देखो, जब भी हम जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको इस तरीके से हम लिखेंगे, तो लिखते टाइम हमारे पास कुछ यहाँ पे हमारे पास बचेगा, ये लिख लिया हमने mn, ठीक है। यहाँ पे होगा, ये लिख लिया मैंने रिमेनिंग pq। आगे बात समझ, मतलब मेरे पास 2 3 1 मतलब 5 6 7, यहाँ पे हो सकता है 5 हो, यहाँ पे हो सकता है 6 हो, वहां पे 7 हो, वहां पे 2 हो, इस तरीके से, ठीक है। तो हम कॉमन लेते हैं। अब यहाँ पे जब कॉमन आप लोगे, मतलब इस तरीके से इसको अरेंज करोगे, तो आपको कॉमन लेते टाइम यहाँ पे x और y कॉमन लोगे, यहाँ पे भी एक्स वाई की कुछ पावर होंगी, यहाँ पे भी एक्स वाई की पावर होंगी। ऐसा हो सकता है, अभी बताती हूँ। यहाँ पे पावर हमने मानी a और इसकी पावर b, इसकी पावर r और इसकी पावर s। अब देखो, जैसे हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास हो सकता है कि x की पावर 0 हो, y की पावर 1 हो, या y की पावर 2 हो। ऐसा भी हो सकता है कि x की पावर 1 हो, y की पावर 1 हो। ऐसा भी हो सकता है x की पावर 2 हो, y की पावर 0। मतलब हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से होगा। अब ये चीज पता है x की पावर 0 को क्या बोलते हैं, मतलब किसी की भी पावर अगर 0 आ जाती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर तो मेन चीज है, जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर होगी उसको आपने इस तरीके से अरेंज करना है कि मेरे पास ये फॉर्म बने, ये फॉर्म बने, मतलब दोनों इस तरीके से 2 फॉर्म बन जाए। और ये फॉर्म किस तरीके से बनेगी, यहाँ पे आप कुछ कॉमन लोगे, एक्स वाई है ना, हो सकता है यहाँ पे सिर्फ y कॉमन लेके ये फॉर्म बन जाए। बट आपको ये चीज और ध्यान रखनी है, बनाते टाइम इन पे ध्यान नहीं जाना है आपका, ध्यान किस पे जाना है, इस पे, कि y dx के साथ y चाहिए और dy के साथ x, मतलब ये दो चीज एक साथ मिलनी चाहिए हमें, ये दो चीज एक साथ मिलनी चाहिए, dx के साथ y और dy के साथ x, ठीक है। जब अभी हम इस एग्जांपल में बनाएंगे, देखो ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन करा दिया तो वहां पे आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जब ये वाला एग्जांपल मैं कराऊंगी तो इसमें हर एक स्टेप्स को आपको बताया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, कैसे ये फॉर्म हमारे पास ये है तो ये कैसे फॉर्म बनेगी, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी और किस तरीके से इसको हैंडल करना वो भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी।
बात समझ आ गई या नहीं? मतलब आपको पूरा प्रॉपर्ली यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये फॉर्म बनानी किस तरीके से। तो मेन चीज है दिस इज द ब्रह्मास्त्र मेथड, ठीक है, ये सबसे लास्ट में लगाना है अगर हमारे पास कोई सा भी टाइप अप्लाई नहीं हो रहा है 1 से लेके 5 तक, ठीक है, तब ये टाइप नंबर 6 यहाँ पर एंट्री करेगा। तो ऐसे केस में हमारे पास जो होगा बेटा, इस केस में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो मानते हैं वो ये मानते हैं। अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने माना x की पावर h y की पावर k, ठीक है, बट हमारे पास परफेक्टली हमें ये तो नहीं पता कि भाई एक्स स्क्वायर है 1/x स्क्वायर मतलब क्या है, इस तरीके से नहीं। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में आपका जो मेन टारगेट होगा, देखो हमें सॉल्यूशन तो निकालना ही है, पर यहाँ पर मेन टारगेट जो आपका आएगा वो ये आएगा कि आपको फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ h एंड k। अब तक जितने भी टाइप्स थे उसमें हमारे पास क्या था कि भाई सबसे पहले क्या चेक करो कि क्या ये मेरे पास mdx प्लस कैन dy इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। फिर आपका था कि भाई अगर इस फॉर्म में है तो mn लिखो। फिर आप एग्जैक्टनेस चेक करो, अगर एग्जैक्ट है तो डायरेक्ट सॉल्यूशन, अगर एग्जैक्ट नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के निकालने के मैंने 1 से लेके 5 तक के टाइप आपको बता दिए, ठीक है, और तरीका भी पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखो यहाँ पर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो फाइंड करना है, उन सब में इंटीग्रेटिंग मतलब वो अप्लाई करो टाइप और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आ गया। बट यहाँ पे हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो फाइंड करना है बेटा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते मतलब जो यहाँ पे स्टेप्स इंक्रीज होगा, स्टेप इंक्रीज नहीं करना, मतलब उसी के अंदर एक मतलब थोड़ा सा पोर्शन करना। वो क्या है कि भाई आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो फाइंड कर रहे हो, पर मुझे यहाँ पर एच और के की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी पड़ेगी इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हम ये लेके चलेंगे कि हमारे पास अगर इस फॉर्म में है तो हम ये वाला पोर्शन लेके चलेंगे कि हमारे पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा और इसी वजह से हम इसको सॉल्व करके एच और के की वैल्यू निकालेंगे। और जैसे ही एच और के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर पुट करके हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ। अब बिना टाइम वेस्ट किए अपना एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर आपकी बुक में इसमें कोई स्टेप्स नहीं दिए हुए, जैसे मैं स्टेप्स आपको लिखवा रही हूँ ऐसे कोई भी स्टेप्स यहाँ पर नहीं दिए गए, बट हम क्या करेंगे यहीं पर अपने जैसे हमारे स्टेप्स है वैसे ही इस पर बनाते चलेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमारा एग्जांपल फर्स्ट क्या है, ये वाला, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो इसको ऐसा नहीं है कि आप इसी से सॉल्व करोगे, इसी एक्सरसाइज का है, आपको ये चीज ट्राई करना है कि जो 1 से लेके 5 तक मैंने आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का तरीका बताया है, क्या वो उनमें से कोई सा अप्लाई होकर ये सीधा सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर उनमें से कोई सा भी मेथड अप्लाई हो रहा है तो उससे सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन निकाल लेना है, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के। अदरवाइज अगर नहीं होता है तो फिर आप इसी से करोगे। अब देखो अगर यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो सबसे पहला जो स्टेप होता है हमारा क्या होता है, ये चेक करना कि क्या गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन mdx प्लस के dy इक्वल टू 0 की फॉर्म में है या नहीं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला स्टेप वही लिखा हुआ है, स्टेप फर्स्ट, ठीक है। मैं स्टेप्स यहाँ पे बताती चल जाऊंगी और सेम वही प्रोसीजर है जैसे हम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो वो ये लिख दी। अब ये चेक करना है क्या ये mdx प्लस के dy इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। तो अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से विजिबल है आपको, तो ये देखो mdx प्लस n dy इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास mdx प्लस के dy इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। तो पहला स्टेप क्लियर। अगर इस फॉर्म में है तो m क्या है, n क्या है, m और n की वैल्यू लिखो। तो यहाँ पे m और n लिखे हुए, तो ये हो गया मेरे पास स्टेप नंबर, यहाँ पे इस जगह से स्टेप नंबर सेकेंड, ठीक है, स्टेप नंबर सेकेंड। अब m क्या होता है, dx के साथ वाला, तो dx के साथ वाला क्या है ये, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। dy के साथ वाला क्या होता है n, तो n की वैल्यू लिख दी। आगे बात समझ। तो मैंने यहाँ पर 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। पहला स्टेप ये था कि इस फॉर्म में होना चाहिए mdx प्लस के dy इक्वल टू 0। दूसरा स्टेप था कि मेरे पास m क्या है, n क्या है, तो वो चीज मैंने यहाँ पर लिख दी। चेक करने का तरीका मैंने सभी में ऐसे ही आपको बताया है कि dx के साथ वाला, dy के साथ वाला, इस तरीके, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम चेक करते हैं एग्जैक्टनेस। अगर एग्जैक्ट होगा तो डायरेक्ट सॉल्यूशन, एग्जैक्ट नहीं हुआ तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, उसको एग्जैक्ट बनाओ और फिर उसका सॉल्यूशन निकालो, ठीक है। तो अगला जो स्टेप होगा, स्टेप नंबर हमारे पास कौन सा होता है, थर्ड, जिसमें हम क्या करते हैं, टू चेक एग्जैक्टनेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज लिखनी है कि आपके पास स्टेप नंबर थर्ड क्या है, टू चेक एग्जैक्टनेस। अब एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए आप क्या करते थे, डेल m अपॉन डेल y निकालते थे, डेल n अपॉन डेल x निकालते थे। फिर आप देखते थे कि क्या दोनों की वैल्यू इक्वल है। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल है तो एग्जैक्ट हो गया, नहीं है तो नॉन एग्जैक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास m है ये वाला बेटा, ठीक है। m क्या है यहाँ पर, m की वैल्यू है 2x स्क्वायर y माइनस के 3y की पावर 4। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, डेल m अपॉन डेल y, मतलब m का क्या करना है, y के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है,
ठीक है। तो देखो y के रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव करूंगी तो x क्या रहेगा एज ए कांस्टेंट, तो 2 भी कांस्टेंट बाहर, x एज ए कांस्टेंट रहेगा तो x स्क्वायर भी बाहर, y के रेस्पेक्ट में क्या बन जाएगा बेटा 1 माइनस, ठीक है, यहाँ पर 3 जो कांस्टेंट है, y के रेस्पेक्ट में करना है y की पावर 4 का, y की पावर 4 का क्या होगा बेटा 4 आगे y की पावर 3, 4 आगे हो गया और y की पावर 3, तो मेरे पास यहाँ से ये बन के आ गया, तो 2x स्क्वायर माइनस के 12y क्यूब, निकल के आ गई। तो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है आपके बुक में 2x स्क्वायर माइनस के 12y की पावर 3। तो ये चीजें आपको निकालनी आती है, बिल्कुल ये बेसिक है, जहां से चेंजेस है वो चीज मैंने आपको कंसेप्ट बता भी दिया था, ठीक है, जब मैंने आपको ये वाला ब्रह्मास्त्र मेथड बताया था, ठीक है। एंड उसके बाद n की वैल्यू क्या है बेटा, ये यहाँ पे आपको विजिबल है ये, ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे डेल n अपॉन डेल x। अब देखो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y क्या रहेगा एज ए कांस्टेंट, तो यहाँ पर तो y है ही नहीं है, तो 3 एज ए कांस्टेंट बाहर, x क्यूब का क्या होगा x के रेस्पेक्ट में 3x और एक पावर में कम, ठीक है, यही होगा। अब यहाँ पे 2x y क्यूब है, अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y क्या रहेगा एज ए कांस्टेंट, तो 2 भी कांस्टेंट है बाहर, y भी कांस्टेंट है तो y की पावर 3 भी कांस्टेंट होगा बाहर, x का x के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा 1, सिर्फ x का, यहाँ पे देखो 2y क्यूब प्लस x का यहाँ पे होगा x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वो दोनों जो है एज ए कांस्टेंट ट्रीट हो रहे हैं, ठीक है, 2 तो है कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है, तो यहाँ से हो गया 9x स्क्वायर प्लस के 2y क्यूब, 9x स्क्वायर प्लस के 2y क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर दोनों की दोनों वैल्यू निकल कर क्या है आ चुकी है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे बेटा तो इसकी वैल्यू तो मेरे पास ये है, इसकी वैल्यू ये है, तो दोनों अलग अलग है, नहीं है ना, अलग है। जैसे ही ये अलग आई तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है। अब जब इक्वल ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन एग्जैक्ट है, ये एग्जैक्ट नहीं है, नॉट एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है, इसका मतलब नॉन एग्जैक्ट है। तो जैसे ही यहाँ पे मेरे पास एग्जैक्टनेस की हमने कंडीशन चेक करनी थी, ये नॉन एग्जैक्ट आ गया, तो अब हमारा टारगेट रहेगा कि भाई अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करो। तो यहाँ से हमारे पास स्टेप नंबर 4 जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ पे लिख दूं मैं, इधर की साइड लिख देती हूँ या यहाँ लिख दूं, टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। यहाँ से स्टेप नंबर 4, 3 स्टेप आपके हो चुके हैं, स्टेप नंबर 4 कि भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करो। अब ये आपका होमवर्क रहेगा कि देखो मैं इंस्पेक्शन मेथड वाला जो टाइप फर्स्ट है वो नहीं बोलूंगी कि आप उसको लगा के देखो, पर टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 ये चारों के चारों टाइप जो है यहाँ पर लगा के देखना, ठीक है। अगर उनमें से किसी भी टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो आप उसे सॉल्व कर लेना, नहीं होगा तो फिर यही इसका तरीका है। आगे बात समझ, वो चीज मैंने बोल दी कि जब उनमें से कोई भी अप्लाई नहीं होगा तो लास्ट में हमें इसी पे आना है। तो मैं वही चीज बोल रही हूँ कि आपका होमवर्क है, और ये जरूर बताना कमेंट में कि आपका उनमें से किसी से निकला है या नहीं निकला। अगर कोई फेल हो रहा है तो वो आपके माइंड में पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि इसको हम क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, इस वाले टाइप को हम क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जब आप सॉल्व करके देखोगे तभी आपको उसकी हैबिट पड़ेगी, आपको पता चलेगा कि क्यों हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा टारगेट तो यहाँ पे भाई बेटा टाइप 6 से है, तो मैं उसी से इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना आपको बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास टाइप 6 में क्या है कि हमें ये देखना है कि मेरे पास इस फॉर्म में होगी तब हम वो वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेट करेंगे कि ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, बट पहले ये तो देखो क्या इस फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा इन्होंने क्या है, जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टाइप 6 से इसको कर रहे हैं हम, ठीक है, जैसे हमेशा लिखती आई हूँ मैं टाइप 6 से कर रहे हैं। तो मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस वाली फॉर्म में बन रही है, जहां पर मेरे पास क्या है, ये पूरी की पूरी वैल्यू बता दी इन्होंने कि m क्या है, n क्या है, p क्या है, q क्या है, a b r s क्या है, तो इस फॉर्म में ये बन रही है। अब मेन चीज है आपको फॉर्म बनानी यहाँ पर सिखाने जा रही हूँ, क्योंकि फॉर्म बनाना और उसको किस तरीके से हैंडल करना ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास देखो यहाँ पे जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको पूरा अच्छे से, मतलब जैसे यहाँ पे ब्रैकेट लग रहा है ना, तो dx के अंदर एंटर करा दो, dy के अंदर एंटर करा दो। सबसे पहला काम तो यही करना है, क्योंकि अब आपको करना है अरेंज, तो उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर y माइनस के 3y की पावर 4, अच्छा मैंने यहाँ पे किया नहीं, 1 मिनट, यहाँ पर dx, ठीक है, और माइनस के 3y की पावर 4 dx प्लस के 3x की पावर 3 dy प्लस के 2x y क्यूब dy इक्वल टू 0।
ये मैंने यहाँ पे मतलब dx के अंदर dy के अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दी। अब देखो यहाँ पर हमें इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि हमारे पास क्या है, ये वाली फॉर्म जो है बन के आ जाए। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है बन के आ जाए। अब देखो किस तरीके से करना है। सबसे पहले देखो हमारे पास जो ये वाली फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को ही ले लो आप, 2x² y dx। अब देखो अगर मुझे ये पता चल जाए कि इस टर्म के साथ मैं ऐसी इन तीनों में से एक दो तीन रिमेनिंग तीन रहेगी ना, इन तीनों में से ऐसी कौन सी टर्म लूं जिसकी वजह से पहले वाले पोर्शन में ये वाला पोर्शन बन जाए। मतलब कैसे कि मेरे पास यहाँ पे देखो dx के साथ क्या y और y dy के साथ क्या x, कुछ इस तरीके की मेरे पास फॉर्म बन जाए। यही तो बनानी होती है, 2 बार ये फॉर्म बननी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने ये पहली वाली टर्म ले ली, तो मुझे क्या है इसके साथ ऐसी कौन सी इन तीनों में से टर्म लेके आऊं जिससे मेरे पास ये फॉर्म बन जाए। अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे बेटा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या दिख रहा है आपको, y dx। तो देखो y dx तो ऑलरेडी यहाँ पे बैठा है, तो ये पोर्शन मेरे पास बन रहा है। बट मुझे इसके साथ कुछ ऐसा लेके आना है कि मैं x dy हो जाए। तो इसका मतलब ये तो समझ आ गया कि इसके साथ dx वाला पोर्शन तो नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, dy वाला। तो इसमें से ये वाली ले सकते हैं, ये अभी ये हमें नहीं पता कि मैं ये लूंगी कि वो लूंगी। अब तक पहले कितनी थी, 3 टर्म। जैसे ही पता चला कि मुझे फॉर्म ऐसी बनानी है, तो ये वाली टर्म गायब। ठीक है, क्योंकि इसमें dx है, तो dx वाला पोर्शन तो मेरा ऑलरेडी बैठा है यहाँ पे इसके साथ, तो ये इसके साथ ये तो नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब ये या वो लिया जाएगा। अब कौन सा लिया जाएगा वो चीज ध्यान से समझनी है। तो यहाँ पे आप क्या है, सबसे पहले आपने ले ली ये वाली टर्म ले रही हूँ मैं, 3x³ dy, है ना, 2 टर्म है ना। अब dy वाली, ये वाली और ये वाली, तो मैंने ये दोनों ले ली। मतलब पहले ये लूंगी फिर ये लूंगी। अब इसमें से देखूंगी कि कौन सी फॉर्म मेरे पास ये वाला पोर्शन बना रही है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, तो यहाँ पे देखो ये तो x⁻2 है, x⁻3 है, तो कॉमन क्या आता है, कम वाला। x⁻2 यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास, कॉमन x⁻2, तो रिमेनिंग क्या बचा 2, यहाँ पे क्या बचा y dx। ठीक है, प्लस यहाँ पे 3, अब x⁻3 थी, x⁻2 बाहर है, तो रिमेनिंग कितना बचा, यहाँ पे x और यहाँ पे dy। तो ऑलरेडी पहली वाली टर्म रख के ही मेरे पास वो फॉर्म बन गई है, y dx प्लस x dy, और यहाँ पे m और n। ठीक है, आगे बात समझ। अगर बाय चांस ऐसा ना बनता, अभी रुको, ये फॉर्म तो बन चुकी है ना, अभी मैं ये दिखाती हूँ। वो वाला टर्म लेंगे, 2x² y dx, क्योंकि अगर वो वाला हम रखते हैं, क्या मैम उससे भी ये बन जाएगा, तो रख के देख लेते हैं। अगर मैंने इसके साथ ये वाली टर्म रखी, तो देखो यहाँ पे क्या क्या कॉमन आएगा, 2 2, दोनों में से 2 कॉमन। ठीक है, यहाँ से x² है, यहाँ x है, तो कम वाला x होगा। यहाँ y है, यहाँ y³ है, तो y आएगा। ले लिया कॉमन बेटा। यहाँ पे क्या बचा, देखो यहाँ से 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ नहीं है, और x² मतलब x कॉमन लिया तो 1 रह गया, y आ गया और dx। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से 2 कॉमन है, x कॉमन है, y कॉमन है, तो यहाँ पे आ गया y² dy। अब आप खुद ही देखो फॉर्म क्या बनानी थी कि dx के साथ y हो और dy के साथ x हो। बन रही है, नहीं बन रही ना। तो इसका मतलब क्या है, आप जब ये चीजें देखोगे, आपके पास इस तरीके से टर्म आएगी, तो अगर आप वहां पे करके देखोगे बेटा, तो हमारे पास रिमेनिंग देखो x वाला dx वाला तो पहले ही कैंसिल हो गया। मेरे पास ये 2 टर्म बची, ये इसके साथ या तो ये आएगी या आएगी। अब जैसे मैंने ये ली तो ये फॉर्म बन गई, बट अगर मैं इसके साथ ले रही हूँ तो वो फॉर्म नहीं बन रही। इसका मतलब मैं इसके साथ ये वाले लूंगी। ठीक है, आगे बात समझ। अब देखो एक के साथ मेरे पास दूसरा मुझे मिल रहा है, मतलब ये वाला और ये वाला मेरा काम हो गया, तो रिमेनिंग जो टर्म बचेंगी वो भी ऑटोमेटिक वो फॉर्म बना देगी। देखो इन दोनों, इसके साथ ये वाला लेके मेरे पास फॉर्म बन गई। अब जो रिमेनिंग बच रहे हैं वो भी ऑटोमेटिक ये फॉर्म ऐसी बनाएंगे। ठीक है, क्लियर। बस मुझे यहाँ पे ये चूज करना है कि इसके साथ मैं दोनों में से कौन सी टर्म लूं। अगर मैं ये वाली टर्म लेती तो आप देख रहे हो वो फॉर्म नहीं बन रही है, इसके लेने से बन रही, तो इसके साथ ये आएगा, तो जो बचा उन दोनों को एक साथ ले लो और ऑटोमेटिक फॉर्म हमारे पास वो बनेगी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, -3y⁴ dx, क्या है यहाँ पे प्लस है, हाँ प्लस 2xy³ dy, ये है। अब देखो यहाँ पे 2 3, इनमें से तो कुछ कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पे y⁴ है, यहाँ पे y⁴ है, तो कम वाला y⁴। यहाँ पे क्या हो गया, -3, y⁴ कॉमन ले लेते, यहाँ क्या बचा y dx प्लस 2, यहाँ पे y⁴ कॉमन ले लेते, यहाँ पे बचा x dy। तो देखो ऑटोमेटिक वो फॉर्म बन के आ गई, dx के साथ y और dy के साथ x। आगे बात समझ। तो बस आपको फर्स्ट के साथ ही देखना है कि कौन सा आएगा, फिर जो रिमेनिंग बचेगा
उससे भी वो फॉर्म बनेगी। तो यहाँ पर हमारे पास वही दिया हुआ है जो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है। तो पहली जो हमारे पास फॉर्म बनी है देखो, एक्स स्क्वायर 2y dx प्लस के 3x dy प्लस के y क्यूब माइनस के 3y dx प्लस के 2x dy इक्वल टू 0। अब कैसे बनी, किस तरीके से हमने इनको बनाया है, वो चीज समझ आई आपको, ठीक है। तो किस तरीके से हमें एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो कैसे हैंडल करना है वो क्लियर हो गया। तो यही पोर्शन यहाँ से समझाने वाला था कि आप क्या है, दो को एक जो पहला वाला फिक्स करके उसके साथ देखो कौन सी टर्म आके वो फॉर्म बना रही है, तो रिमेनिंग जो है वो अपने आप ऑटोमेटिक बना देंगे, ठीक है। अब ये फॉर्म हमारे पास बन गई, यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब देखो जैसे हमने पीछे देखा तो हमारे पास फॉर्म का पैटर्न क्या है, ऐसे x की पावर a y की पावर v है ना, mn यहाँ पे था, मतलब ये फॉर्म बन के mn एक्स वाई यहाँ पे कुछ इनकी पावर होंगे ए बी, यहाँ पे आर एस है, ये पी क्यू है। तो हमने इसी से इसका कंपैरिजन किया कि मेरे पास जो ये फॉर्म है इसको हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, मतलब इससे दिखा रहे हैं कि ये वाली जो है इसके जैसी दिख रही है जो हमारे पास मैंने अभी जो पूरी की पूरी चेंजेस की है कि इस फॉर्म में मेरे पास है। अब इस फॉर्म में है तो किसकी क्या वैल्यू है, ए की क्या वैल्यू है, बी की क्या वैल्यू है, एम की क्या है, एन की क्या है, आर एस पी क्यू की वैल्यू है क्या, ठीक है। अगर उसके जैसी दिखाई दे रही है तो इनकी वैल्यू क्या है, तो वो चीज में हम यहाँ पर बताएंगे कि मेरे पास ये जो है इस फॉर्म में है, जहां पर ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर रही हूं मैं, ठीक है, कि विजिबल हो। यहाँ पे चीज ध्यान देना, देखो ये क्या होता है हमारे पास एम एन, तो एम और एन की वैल्यू क्या है 2 और 3, ये क्या होता है पी क्यू, तो पी की वैल्यू क्या माइनस के 3 है, क्यू की वैल्यू क्या 2, तो ये तो चीज समझ आ गई। फिर हमारे पास शुरू वाले में क्या होता है, यहाँ पे x की पावर a y की पावर b। अब देखो यहाँ पे है x स्क्वायर, तो y नहीं है तो y की पावर 0, क्योंकि 1 होता है, देखो हम ऐसे लिख सकते हो x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर 1 है ना, तो x स्क्वायर और y की पावर 0, 1 की जगह हम लिख सकते हैं y की पावर 0, तो मेरे पास बन गया ना x की पावर a y की पावर b समथिंग, है ना। तो x देखो a की जगह क्या है 2, b की जगह क्या है 0, ठीक है। इस तरीके से ये भी मैंने आपको बता दिया, अच्छे से समझ आ गया होगा बेटा, है ना। अब अगला जो है बेटा इसमें यहाँ पे है x की पावर r y की पावर s, अब यहाँ पे क्या बैठा है y की पावर 3। अब मुझे तो यहाँ पे x का भी देखना है, तो यहाँ पे मैं अगर 1 लिख दूं किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अगर 1 लिखा है तो x की, मुझे x चाहिए तो x की 1 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 y की पावर 3, तो यहाँ पे x की पावर क्या है r, तो r की वैल्यू क्या है 0 और y की पावर क्या है s, तो s की वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ पे हमने ये चीज दिखा दी बेटा कि मेरे पास क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या है इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर हमारे पास ए बी एम एन आर एस पी क्यू की वैल्यू इस तरीके से है, ठीक है। अब जैसे ही इस फॉर्म में बनी, जैसे ही इस फॉर्म में ये बनी, तो हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो हम क्या मान लेंगे, x की पावर h y की पावर k, बस वही काम हमने यहाँ पर किया है। हम लेट कर लेंगे कि मेरे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा वो x की पावर h y की पावर k होगा, ठीक है। अब जैसे ही देखो मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है, तो हमारा देखो प्रोसीजर क्या होता है, अभी हमारा जो स्टेप चल रहा है उसमें हम क्या फाइंड कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही तो फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास स्टेप नंबर 4 चल रहा है, टाइप 6 से हम फाइंड कर रहे हैं। अब मेरे पास देखो बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास उस फॉर्म में आई, तो हमने मान लिया x की पावर h y की पावर k, ये चीज ध्यान से समझना, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, वहां पे हम निकालते हैं m1, हम निकालते हैं n1। m1 क्या होता है, m मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, n1 क्या होता है, n मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब देखो ये चीज मैंने आपको बताई थी कि मेरे पास क्या है m dx प्लस के n dy इक्वल टू 0, ये मेरे पास क्या होंगी बेटा नॉन एग्जैक्ट। अब मेरा टारगेट क्या है, इसको एग्जैक्ट बनाना, किसकी हेल्प से बनाएंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प से। जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, तो वो मेरे पास चाहिए भाई एग्जैक्ट, क्या बननी चाहिए, एग्जैक्ट होनी चाहिए, एग्जैक्ट होगी, ठीक है। आगे बात समझ, तो यही प्रोसीजर हम करते थे, तो इसको क्या नाम देते थे हम, m1 dx प्लस के n1 dy इक्वल टू 0, इस तरीके से मैं क्या है नाम देते थे, ठीक है। तो m1 मेरे पास ये है, n1 मेरे पास ये है, तो जैसे हम उनमें करते थे वैसे ही सेम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। कि मेरे पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया,
तो जो गिवन मेरे पास नॉन एग्जैक्ट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बनेगा मेरे पास, अब एग्जैक्ट बनना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास m1 और n1 क्या है, ये। तो जैसे हम वहां पे निकालते थे m1 और n1, वैसे ही हम यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। और ये मेरे पास क्या होता है, स्टेप नंबर 5। ये फोर्थ इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से निकल के आ गया, बट हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि मुझे h और k की वैल्यू का पता चलना चाहिए। तो बस उसी को पता करने के लिए जो हमारा प्रोसीजर है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या होगा, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 होगा। ये जो यहाँ पे दी हुई है इसमें क्या किया है, जो मेरे पास ये वाली नॉन एग्जैक्ट थी इसको एग्जैक्ट बनाने, मतलब इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई कर दी, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दी, तो मेरे पास ये बन के आ गई, ठीक है। तो यहाँ से वही चीज है कि ये क्या है मेरे पास m1, ये क्या है मेरे पास n1। तो यहाँ पर आप सिंपल सा वही पोर्शन रखना जैसे मैंने अब तक कराया है कि आपको निकालना है m1, आपको निकालना है n1, ये वाला रखना है, ठीक है। और इसमें m1 dx प्लस के n1 dy इक्वल टू 0, इस तरीके से, क्लियर। तो अब ये m1 और n1 निकले कैसे हैं उसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डिटेल यहाँ पे, ठीक है बेटा, और फिर आगे का प्रोसीजर सीखेंगे कि आगे करना क्या है। देखो पूरा पैटर्न वही चल रहा है, ठीक है। अब मेरे पास देखो m1 होगा क्या बेटा, m मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यही होगा, क्लियर। अब यहाँ पर हमारे पास m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू हम ऊपर से देख लेते हैं थोड़ा सा छोटा करके। m की वैल्यू है मेरे पास 2x² y माइनस के 3y की पावर 4। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ, m की वैल्यू है मेरे पास 2x² y माइनस 3y की पावर 4 और n की वैल्यू होगी मेरे पास 3x³ प्लस के 2xy³, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास वो काम आ जाएगी। तो यहाँ पर m की वैल्यू रखो क्या है, 2x² y माइनस 3y की पावर 4 और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या, x की पावर h y की पावर k। तो हमारे पास तरीका क्या होता है कि इस पूरे के अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमें एक चीज पता है कि बेस सेम होता है अगर मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे देखो 2 तो एज इट इज, अब यहाँ x है यहाँ x है, बेस सेम तो पावर ऐड, तो इसकी पावर आ जाएगी h प्लस के 2, यहाँ भी y यहाँ भी y, बेस सेम तो पावर ऐड, यहाँ पे k है यहाँ पर 1 है तो k प्लस के 1, आगे बात समझ। सिमिलरली माइनस के 3 यहाँ पे रखा, अब देखो यहाँ पे x नहीं है, बाहर बाहर है तो सिर्फ x की पावर h, यहाँ y तो बेस सेम तो पावर ऐड, तो यहाँ पे k था यहाँ पे 4 है, मेरे पास आ गई। तो यही मेरे पास यहाँ पे m1 की वैल्यू दी हुई है 2x x की पावर h प्लस के 2 y की पावर k प्लस के 1 माइनस 3 x की पावर h y की पावर k प्लस के 4, आगे बात समझ। अब इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, n कैसे आएगा, n1 सॉरी n तो हमारे पास दिया हुआ है n1, तो यहाँ पे मेरे पास जो n1 आएगा, 1 मिनट, तो यहाँ पर n1 आएगा n मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो n1 एज इट इज, n की वैल्यू क्या है 3x की पावर 3 प्लस के 2xy की पावर 3 मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर x की पावर h y की पावर k। अब यहाँ पे इसकी भी अंदर एंट्री वही सेम कंसेप्ट, 3 यहाँ x है बेस सेम पावर ऐड, यहाँ 3 वहां h तो h प्लस के 3, अब y यहाँ नहीं है सिर्फ वही है तो y की पावर k प्लस 2 x यहाँ भी है यहाँ भी, यहाँ 1 है यहाँ h है तो h प्लस 1, यहाँ पे 3 है पावर में और यहाँ पे k है तो k प्लस 3, बेस सेम तो पावर ऐड, तो वही मेरे पास यहाँ पर n1 की वैल्यू आई है 3x की पावर h प्लस के 3 y की पावर k प्लस के 2x की पावर h प्लस के 1 y की पावर k प्लस के 3। आई होप ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे हमने m1 निकालना, कैसे n1 निकालना। अब ये चीज मैंने आपको इसलिए बताई है, देखो बेटा पूरा प्रॉपरली एक क्वेश्चन में ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ठीक है। अब इसमें भी पूरा प्रॉपरली आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एंड अगर हम बात करें, देखो m1 और n1 निकल गया आपका यहाँ से। अब मेरे पास देखो जब मैंने आपको बताया था कि ये m1 और n1 आ गया, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास एग्जैक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तभी तो हम बाद में मतलब क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ही हमारे पास क्या होती है, नॉन एग्जैक्ट एग्जैक्ट में चेंज हो जाती है। तो ये मेरे पास क्या होनी चाहिए, एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट होने के लिए बेटा क्या कंडीशन होनी चाहिए, डेल m1 अपॉन डेल y इक्वल टू होना चाहिए डेल n1 अपॉन डेल x। अब देखो ये पोर्शन हम पहले टाइप्स थे उनमें भी ऐसे करते थे कि मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया, m1 n1 निकाल लिया, तो वहां पे हम श्योरिटी करते थे कि जितना प्रोसीजर अब तक मैंने किया है वो बिल्कुल परफेक्ट है।
ये निकालते थे, दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल आती थी, और जैसे ही ये एग्जैक्ट बन जाती थी तो हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेते। अब यहाँ पे क्या है, देखो मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने लेट कर लिया है, m1 n1 निकाल लिया है। अब मैं क्या निकालूंगी यहाँ से, डेल m1 अपॉन डेल y डेल n1 अपॉन डेल x। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो अब आएगी बन के, है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके जो न्यू बनी है, ये एग्जैक्ट होनी चाहिए। तो एग्जैक्ट होने के लिए ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल। ठीक है, तभी एग्जैक्ट होगी ना। अब देखो ये दोनों इक्वल होंगे, इसी कंडीशन से आप एच के की वैल्यू फाइंड कर लो। यही वो कंडीशन है जहां से आप एच के की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर मैं निकालूंगी डेल m1 अपॉन डेल y और डेल n1 अपॉन डेल x। क्यों निकाला, क्योंकि पहले भी हम निकालते थे। ठीक है, बट यहाँ पे अभी ये इक्वल नहीं आएंगे, हमें तो इन दोनों को इक्वल रख के कंडीशन जो है हमारे पास एग्जैक्ट है ना, एग्जैक्ट होनी चाहिए, तो उसके लिए दोनों इक्वल होंगे, वहां से हमें एच के की वैल्यू निकलेगी। एच के की वैल्यू निकलते ही हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलकर हमारे सामने आ जाएगा। तो मेन चीज है यहाँ पर m1 का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव। अब देखो इसको ध्यान से समझना है, एक पॉइंट क्लियर। अब देखो मुझे m1 का करना है, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। अगर y के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं तो x एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, कांस्टेंट है ये बाहर, x भी मेरे पास क्या होगा, एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो देखो यहाँ पे ये रखा 2 बाहर, x एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, तो ये भी बाहर, x की पावर h प्लस के 2। अब मेरे पास यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव किसका होगा, y की पावर k प्लस के 1 का। अब जो देखो x की पावर जो भी होती है वो आ जाती है आगे, और उसकी पावर में से एक कम, तो k प्लस के 1 आगे आ गया, और उसकी पावर में से एक कम, तो 1 में से 1 ये गायब, तो y की पावर k। तो पहला मेरे पास यही पोर्शन आया हुआ है, 2 k प्लस के 1 x की पावर h प्लस के 2 y की पावर k। ठीक है, तो कैसे आया, समझ आ गया बेटा, क्लियर हो गया। अगला देखो, अब इतना होने के बाद वही -3, अब x क्या रहेगा, एज ए कांस्टेंट, तो ये बिल्कुल मेरे पास एज इट इज रहा। अब किसका होगा, y की पावर k प्लस के 4, तो जो पावर में है वो आगे और पावर में एक कम, तो k प्लस 4 में से एक गया, तो k प्लस के 3। आगे बात समझ कर लिया हमने यहाँ पे इसका। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे n1 का करेंगे x के रेस्पेक्ट में। अब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y क्या रहेगा, एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, y यहाँ पे एज ए कांस्टेंट ट्रीट। देखो 3 एज इट इज, y एज इट इज, कुछ नहीं किया हमने। अब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसका, तो जो x की पावर है, पावर आगे आ गई और पावर में से एक कम, तो h प्लस के 2 में, मतलब देखो पावर आगे आ गई और इसकी पावर में से एक कम, तो क्या आएगा, h प्लस के 2। ठीक है, क्लियर हो गया, इतना फंडा समझ आ गया मेरे बच्चों को। ठीक है बेटा, अब अगला देखो, प्लस 2 यहीं पे x की पावर हमें पता है यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हो रहा, तो y एज इट इज। अब जो x की पावर है वो आगे और पावर में से एक कम, h प्लस 1 में से एक कम करोगे h आएगा। ठीक है, क्योंकि h प्लस 1 में से कम करोगे तो h ही आएगा। तो ये देखो हमारे पास आपको पता है x की जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x की पावर n माइनस के 1। तो मैंने इसको लैंग्वेज में किया हुआ है कि जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी पावर में से एक कम, तो इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, क्योंकि चीजों को आसान अपनी लैंग्वेज में उतारना बहुत जरूरी है। अब मेरे पास दोनों निकल के आ गए, अब दोनों निकल के आ गए यहाँ पर, तो हमारा देखो बेटा यहाँ पर अगर दोनों की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है तो मेरा अगला टारगेट क्या होगा बेटा, दोनों की वैल्यू आ गई है, तो ये एग्जैक्ट कब होगी, जब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। बस इसी कंडीशन का आपने यहाँ पर यूज करना है और आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मेरे पास देखो यहाँ पे, तो जूम कर रही हूँ तो एक एक चीज आपको विजिबल हो। अब विजिबल है ना, तो देखो मेरे पास वो एग्जैक्ट कब होगी, जब दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, दोनों क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। तो यहाँ पे मैंने m1 लिया हुआ है जैसे हम पहले करते थे n1, तो मैंने क्या किया, दोनों की वैल्यू यहाँ पर रख दी। मेरे पास इसकी वैल्यू क्या है बेटा, ये वाली, और इसकी वैल्यू क्या है, ये। दोनों की वैल्यू यहाँ पर उठा के हमने रख दी दोनों साइड। अब आपने देखो छोटी क्लासेस में किया होगा कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, जैसे हमारे पास इस तरीके से आ जाते थे कि मेरे पास इधर से ax प्लस के by प्लस के c इक्वल टू, इस तरीके से है ना, मतलब c लिखने की जरूरत भी नहीं है, ax प्लस के by इधर इक्वल टू आ जाता 2x प्लस के 3y। तो हमारे पास हम क्या करते थे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, है ना, क्योंकि दोनों देखो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, ये y है ये y है, तो ये वाली इसके इक्वल कब होगी, जब a की वैल्यू इसके इक्वल होगी और इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी, तभी तो दोनों इक्वल होंगे। तो हम क्या करते थे यहाँ पर, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ y, तो वही काम हमें यहाँ पर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे,
आप कोफिशिएंट की कंपेयरिंग करोगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल देखते हैं, जैसे मैंने इधर x देखा तो इधर भी x देखा, तो यहाँ पे देखो इधर क्या है मेरे पास बेटा, पहले ये वाला पोर्शन है x की पावर h प्लस के 2 y की पावर k। अब इधर देखो x की पावर h प्लस के 2 y की पावर k, ये रहा, ठीक है। अब देखो दोनों वेरिएबल यहाँ पे सेम है। अब ये पूरा पोर्शन इस पूरे पोर्शन के इक्वल है, तो ये इक्वल कब होगा, जब इसका कोफिशिएंट इसके कोफिशिएंट के इक्वल होगा, ठीक है। तो वही चीज लिख देते हैं, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर h प्लस के 2 y की पावर k। हम यहाँ पर x की पावर h प्लस के 2 y की पावर k का जो कोफिशिएंट है उनको क्या कर रहे हैं, कंपेयर। तो ये इक्वल कब होंगे, जब ये वाला पोर्शन मेरे पास इसके इक्वल होगा, तो यहाँ से ये इसके इक्वल आ गया, ठीक है। सिमिलरली जो दूसरा वेरिएबल है वो है मेरे पास ये x की पावर h y की पावर k प्लस के 3, ठीक है। अब इनके कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो, इधर क्या है ये वाला और उधर क्या है बेटा, ठीक है। तो हम इस तरीके से करते हैं कि ये पूरी मतलब इधर वाला पोर्शन उस पोर्शन के इक्वल कब होगा, जब इसका कोफिशिएंट इसके इक्वल हो और इसका कोफिशिएंट उसके इक्वल हो। तो हमारे पास ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, मतलब कोफिशिएंट्स की क्या कर दी यहाँ पे, कंपेयरिंग, ठीक है। अब ये दोनों मेरे पास यहाँ पे आया है निकल के बेटा, एक पोर्शन ये एक पोर्शन ये, इन दोनों को सॉल्व करके यहाँ पे HK की वैल्यू निकाल लेंगे और आपका काम यहाँ पर हो गया कि आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे क्या आया पोर्शन, अगले पेज पे कर लेते हैं। यहाँ पे आया मेरे पास निकल के पहला 2k प्लस के 1, 2k प्लस के 1 और इक्वल टू 3h प्लस के 3, ये आया है। तो दूसरा है माइनस के 3k प्लस के 4, माइनस के 3k प्लस के 4 एंड इक्वल टू क्या, 2 ब्रैकेट में h प्लस के 1, 2 ब्रैकेट में h प्लस के 1, ये मेरे पास निकल के आई है। अब देखो पहले इनको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें अच्छे से, है ना, फिर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अब इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पहले वाले पोर्शन को सॉल्व करूं, देखो अंदर मल्टीप्लाई करो, 2k प्लस के 2, 3h प्लस के 9, है ना। तो ये देखो 2 यहाँ पे 3h है, 3h मैंने यहीं पे रखी, ठीक है। ये 2k उठ के उधर माइनस के 2k, क्लियर हो गया। अब ये 2 यहीं पर है, ये माइनस के इधर प्लस के 9 है, इधर आके माइनस के 9। देखो क्या किया है, 3h यहीं पे रखा, इसको मैं इधर लेगी, मतलब ये होता है ना हम ऐसे करते हैं वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट एक साइड, तो ये वेरिएबल है ये एक साइड, मतलब इसको उठा के इधर लेके गई हूँ। अब ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 माइनस के 9, तो यहाँ पे 3h माइनस के 2k, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के 7। पहली इक्वेशन होगी आपकी ये वाली, ठीक है। अब दूसरी सॉल्व कर लो, माइनस के 3k प्लस माइनस माइनस 12 2h प्लस के 2, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो वही सेम चीज है, पहले 2h मैंने यहीं पे रखा, ये इधर माइनस में इधर जाके प्लस में 3k, ठीक है। यहाँ पे माइनस के 12 है, ये इधर प्लस में इधर जाके माइनस में। आगे बात समझ, इसको पूरे पोर्शन को इधर ले गया और इस पोर्शन को इधर ले आया, मतलब कांस्टेंट एक साइड और वेरिएबल एक साइड, वेरिएबल इधर कांस्टेंट इधर। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया भाई, यहाँ पे बन गया बेटा हमारे पास 2h प्लस के 3k माइनस के 14, 12 और 2, देखो सेम साइन है ना, तो ऐड करते हैं साइन वो जो दोनों में है। तो यहाँ से आ गया ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमारे पास जब इक्वेशन होती है तो छोटी क्लासेस में 9th और 12th 9th और 10th में हमें ये चीजें सिखाई जाती है कि इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो वहां पे देखो मेथड काफी सारे हैं, पर हमारे पास दो फेमस मेथड है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो जैसे भी आपको आता है, एलिमिनेशन आता है तो एलिमिनेशन से सॉल्व कर दो, सब्स्टिट्यूशन आता है तो सब्स्टिट्यूशन से। मेरे को बेस्ट ये लगता है कि भाई एलिमिनेशन से करना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन वाले में नहीं फंसना चाहिए, तो मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगी एलिमिनेशन से। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा बेटर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको एलिमिनेशन से कर रही हूँ। अब देखो यहाँ पे मेरे पास दोनों को एक साथ लिख रही हूँ, 3h माइनस के 2k इक्वल टू माइनस के 7, फिर दूसरी है 2h प्लस के 3k इक्वल टू माइनस के 14। अब देखो जब हम एलिमिनेशन की बात करते हैं तो एलिमिनेशन में जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल है, तो मुझे किसी एक को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट, मतलब गायब करना पड़ेगा। तो एलिमिनेट करने के लिए आपको देखो यहाँ पे कोई सा भी चूज कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे एलिमिनेशन के लिए सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पे k को एलिमिनेट करूँ, इसको मैं यहाँ से भगाऊं, इसको यहाँ से गायब करूं, तो k को एलिमिनेट करना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे k को एलिमिनेट किया, तो जिसको भी एलिमिनेट आप करोगे सबसे पहला आपका काम होगा कि उसके जो कोफिशिएंट है वो सेम करने। अब मैं यहाँ पे k को एलिमिनेट कर रही हूँ, तो k के दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, बट यहाँ पे 2 है यहाँ पर 3 है।
साइन का नहीं देखना, सिर्फ कोफिशिएंट का देखना है यहाँ पे। तो इसके पास यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, तो सेम तो है। तो पहला टारगेट करना पड़ेगा सेम। अगर सेम होते हैं तो बढ़िया चीज होती है, सीधा डायरेक्ट हम अगला स्टेप कर लेते हैं। तो पहला टारगेट रहेगा सेम करना। तो सेम करने के लिए क्या तरीका होता है कि यहाँ पे देखो इसके साथ क्या के, ओ सॉरी 3, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई, इसके साथ क्या 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई। अल्टरनेट क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई या एक दूसरे के टेबल में, तो उसी हिसाब से हम सेम कर लेते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 3 है ना, इस तरीके से, और यहाँ पे अगर मेरे पास कुछ आ जाए 9, ऊपर वाले में 9 है, तो मैं सिर्फ नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, 3 3 जा 9, तो सेम हो जाते हैं। तो आई होप ये पूरा का पूरा फंडा आपको अच्छे से आता होगा। ठीक है, नहीं आता है तो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर ये सारी चीजें अपलोडेड है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगा। तो यहाँ पे मेन चीज है, मैंने वेरिएबल मतलब सॉरी वेरिएबल के कोफिशिएंट मतलब के वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना है, पहला टारगेट। तो यहाँ पे मैंने अब ये 3 मल्टीप्लाई कर रही हूँ ना 3 से, तो पूरी इक्वेशन को होना, 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो पूरी इक्वेशन को। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, 9h माइनस 6k माइनस के 21, यहाँ पे 4h है ना, और प्लस के 6k माइनस के 28। अब देखो के को एलिमिनेट करना था, जिसको भी एलिमिनेट करने हैं उसके क्या है, कोफिशिएंट को सेम करना है, कर दिया। जैसे ही कोफिशिएंट सेम हुए फिर आपको जाना है उसके साइन पे। पहले देखो ये चीज ध्यान रखना, पहला टारगेट जो रहेगा वो कोफिशिएंट का रहेगा, भाई जिसको भी एलिमिनेट करना है कोफिशिएंट को क्या करना है उसके सेम। दूसरा जो रहेगा वो रहता है साइन के ऊपर, किसके ऊपर, साइन, जो साइन होता है। अगर मेरे पास साइन सेम है और साइन अपोजिट है, मतलब डिफरेंट है, अपोजिट है, सेम साइन मतलब माइनस माइनस हुआ प्लस प्लस हुआ, सेम साइन हुए, तब हम यहाँ पे हमेशा सबट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशंस को क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास अपोजिट हुए तो हम हमेशा ऐड करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो के को करना था ना एलिमिनेट, दोनों के कोफिशिएंट सेम करें। अब यहाँ पे आप देखो साइन, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। अब साइन क्या है, अपोजिट मतलब अल्टरनेट मतलब अलग अलग है। अब जैसे ही साइन अलग है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड। अगर ये साइन सेम होते, दोनों साइन सेम होते, तो हम करते सबट्रैक्ट। ठीक है, बस हमारे पास एलिमिनेशन में ये दो ही हमारे पास मेन काम करना होता है कि जिसको भी भाई एलिमिनेट कर रहे हो उसके कोफिशिएंट को सेम करो। ठीक है, कोफिशिएंट सेम होते ही आप वहां पे साइन देखो, सेम साइन है तो सबट्रैक्ट। ठीक है, अगर अपोजिट साइन है तो ऐड। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, अपोजिट साइन है तो मैं ऐड करूंगी, ऐड करते ही यहाँ से ये वाला पोर्शन कैंसिल। और एक चीज और बता दूं, जब हम सबट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले साइन को चेंज करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ तो वो पोर्शन नहीं करेंगे, तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया। अब 9 और 4 कितने हो गए, 13। ठीक है, इन दोनों को भी ऐड करो, 9 4। ठीक है, तो h की वैल्यू होगी माइनस के 49। ठीक है, 49 अपॉन 13। ठीक है, 49 अपॉन 13। तो मेरे पास h की वैल्यू ये आ गई। देखो यहाँ पे h की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 49 अपॉन 13। अब मैं बस k की वैल्यू निकाल लो। k की वैल्यू आप किस तरीके से निकालो, कोई सी भी इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दो, तो मेरे पास क्या आएगा, देखो इस वाली कोई सी में पुट कर लो। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से ये इस वाली में कर लेते हैं, 3k, k की वैल्यू निकाली ना, माइनस के 14, ये इधर प्लस में इधर जाके माइनस में, तो 3k माइनस के 14 माइनस के 2, h की वैल्यू क्या, माइनस 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 प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 49 अपॉन 13। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे बस एलसीएम ले लो आप और इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करूंगी मैं यहाँ पे, तो 3k नीचे पूरे का एलसीएम 1 और 13 का एलसीएम 13 रहेगा। यहाँ पे 14 की 13 से मल्टीप्लाई, माइनस के 14 मल्टीप्लाई 13 और प्लस के यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 2 2 नंबर 18 का 8, हासिल लगा 1 8 और 1 9, तो आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो सिंपल सा फंडा है, किस तरीके से करोगे, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो जैसे आपको बढ़िया लगे। तो यहाँ पे 14 है, 13 को क्या लिख सकती हूँ, 10 प्लस के 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 140। ठीक है, दोनों को ऐड करना है यहाँ पे, अब यहाँ पे 42। ठीक है, 2 8 दिस, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया माइनस के 182 और यहाँ पे दिस अपॉन 30। आगे बात समझ। तो मल्टीप्लाई अगर आप वैसे करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, 10 में हमेशा इसको वो कर देते हैं, या 20 या 30 जैसे भी जिस हिसाब से भी आता है उसी हिसाब से हम इसको चेंज करते हैं। तो 3k इक्वल टू, अब 182 में से बेटा 98 को क्या करना है, माइनस, तो यहाँ से 12 में से 8 गए 4। ठीक है,
और यहाँ पे मेरे पास क्या बचा 17, 17 में से 9 गए, 7 वो और 2 वो, ठीक है 8 माइनस, क्योंकि बड़े का साइन आएगा, ठीक है। आगे बात समझ क्लियर। और यहाँ पर 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 2 बचेंगे 24 और 8, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस के 28/13, तो माइनस के 28/13, दिस इज योर आंसर। तो के की वैल्यू भी मेरे पास आ गई माइनस के 28/13। तो पूरा का पूरा पोर्शन मैंने आपको अच्छे से करके दिखा दिया कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना, और हमारा पोर्शन आंसर एच के का आ जाएगा। तो एच के की वैल्यू मेरे पास आ गई। तो मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब तक क्या था मेरे पास बेटा, एक्स की पावर एच वाई की पावर के। अब मेरे पास क्या हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक्स की पावर ये माइनस के 49/13 और y की पावर माइनस के 28/13। तो ये मेरे पास अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया इतना। अब देखो जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास ही निकल के आया, तो अब मैं इसकी जो मेरे पास यहाँ पे h और k की वैल्यू है वो मैं यहाँ पर अपने m1 और n1 में भी रखूंगी। क्यों, क्योंकि जब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, है ना, तो वहां पे क्योंकि एग्जैक्ट बनी है, ठीक है, तो एग्जैक्ट की सिचुएशन बनी जब मेरे पास h और k ये है, तो मेरे पास m1 और n1 की ही तो मैं वहां पे इंटीग्रेशन करके तब अपना सॉल्यूशन निकालूंगी ना। तो यहाँ पे h और k की वैल्यू में रखूंगी और फिर तब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो मेरे पास देखो यहाँ पर अब आपको लग रहा होगा कि बेटा जैसे मेरे पास यहाँ पे मैंने h और k निकाले, देखो ये वही है, ये मेरे पास किसकी वैल्यू है m1 की, ये किसकी वैल्यू है n1 की, ठीक है, वही चीज है वहां से पीछे h k की वैल्यू रखना और वहां से हमारे पास आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन चेक करके देखना है, क्यों, देखो मेरे पास डेल m अपॉन यहाँ पे m1 और n1, मेरे पास जो h के हमने निकाले हैं अगर वो मेरे बाय चांस किसी बच्चे से गलत निकल गए, उन्होंने इक्वेशंस को गलत सॉल्व कर लिया, तो वहां पे दिक्कत बन जाएगी। तो आपको ये चीज श्योरिटी करने के लिए कि जो हमने h के निकाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है, तो आपको क्या करना है, इस वाले डेल m1 अपॉन डेल y में डेल n1 अपॉन डेल x में h के की वैल्यू पुट करनी है, फिर दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, क्योंकि एक्सेक्ट है तो एक्सेक्ट में इक्वल रख के तभी तो h के की वैल्यू निकाली है। तो जो h के की वैल्यू आएगी वो जब दोनों में रखेंगे तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी। तो यहाँ से इस चीज की श्योरिटी हो जाएगी कि एच के भी मेरे पास सही है और मेरे पास क्या है, जो ये m1 dx प्लस के n1 dy इक्वल टू 0 है वो भी मेरे पास एग्जैक्ट है, ठीक है, बस श्योरिटी हो जाएगी। एग्जैक्ट तो हम लोग क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले एच के की वैल्यू गलत ना निकल जाए, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज श्योरिटी हो जाएगी। अब जैसे ही m1 n1 आप निकाल लोगे तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखो एच के की वैल्यू मेरे पास आ गई है, तो मैं पीछे ही m1 और एक मिनट यहाँ पे निकाल लेते हैं जो यहीं से हमें पता चल जाए। यहाँ पे मैं m1 की वैल्यू निकालूंगी और फिर n1 की। तो m1 मेरे पास है क्या बेटा 2x की पावर h प्लस के 2, 2 मिनट 2x की पावर h प्लस के 2 y की पावर k प्लस के 1, y की पावर k प्लस के 1, उसके बाद माइनस के 3x की पावर h, माइनस के 3x की पावर h, y की पावर k प्लस के 4, आई होप यही है, y की पावर k प्लस के 4। अब देखो पहले m1 निकाल लेते हैं ना यहाँ से। अब मेरे पास देखो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो पूरे की वैल्यू निकालने के लिए h की वैल्यू यहाँ पे तो सेम ही रहेगी, मुझे h प्लस 2 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से और k प्लस 1 की और k प्लस 4 की, ये वैल्यू पता चल जाए और यहाँ पे रख देना, आपके पास m1 आ जाएगा, ठीक है, ये तो तरीका है। अब h क्या है, h की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस के 49/13 प्लस के यहाँ पे 2, तो देखो एलसीएम लेंगे तो पूरे का एलसीएम क्या आ जाएगा 13, यहाँ पे माइनस के 49, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करो 26, ठीक है, तो यहाँ पे 9 में से 6 गए 3 और 4 में से 2 गए 2, असाइन बड़े वाले का, तो मेरे पास यहाँ पर x की पावर जो आएगा माइनस के 23/13, तो मेरे पास यहाँ पर m1 जो आ जाएगा बेटा वो आएगा, एक मिनट यहाँ लिख रही हूँ मैं m1, ठीक है, साइड में करके 2 तो एज इट इज, x की पावर h प्लस के 2h प्लस 2 की वैल्यू क्या है माइनस के 23/13, ठीक है। अब y की पावर हम लिखेंगे यहाँ पे k प्लस के 1, k की वैल्यू क्या है माइनस के 28/13, ठीक है, प्लस के 1, वही सेम चीज टेकिंग एलसीएम, ठीक है, 13 इसका एलसीएम आएगा
अब यहाँ पे माइनस के 28 प्लस के 13, तो इसमें से इसको माइनस करूं कितना आएगा 5 और 1 माइनस के 15/13, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या है माइनस के 3, अब x की पावर h क्या है मेरे पास माइनस के 49/13, ठीक है। y की पावर k प्लस के 4 और लिख दूं, उसकी वैल्यू निकाल लूं और मेरे पास m1 निकल के आ जाएगा, ठीक है बेटा। आगे बात समझ, तो k प्लस 4 क्या होगा माइनस के 28/13 प्लस के 4, टेकिंग एलसीएम 13 आएगा माइनस के 28। अब यहाँ पे देखो 13 की 4 से है ना, तो जिसको टेबल आते होंगे अच्छे से, पर अगर नहीं आता है किसी को तो 10 प्लस 3 4 से मल्टीप्लाई करो 40 12 तो आ जाएगा 52। ये तरीका होता है इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है ना, इसको ब्रेक कर दिया 10 प्लस 3, तो 4 की मल्टीप्लाई 10 से कर दो और 3 से कर दो, तो हो गया 40 और 12, तो 40 12 कितने हो गए 52, ठीक है। इस तरीके से तो मेरे पास यहाँ पे आ गया ये। अब 52 में से 28 को माइनस करो, तो 12 में से 8 गए 4, अब 4 में से 2 गए 2, साइन बड़े वाले का आएगा, तो 24/13। तो यही देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पहला 2x x की पावर माइनस के 23/13, y की पावर माइनस के 15/13, माइनस के 3x की पावर माइनस के 49/13 और y की पावर 24/13। तो m1 मेरे पास मिल गया नहीं मिल गया, ठीक है। बस ये चीज पता होनी चाहिए बेटा निकालना कैसे, क्योंकि m1 और n1 से ही तो लास्ट में सॉल्यूशन निकालेंगे हम, ठीक है। और फिर मेरे पास आएगा n1, n1 क्या होगा, n की जो वैल्यू है मेरे पास n1 की क्या है मेरे पास वैल्यू, यहाँ पे n1 की वैल्यू है बेटा 3x की पावर h प्लस के 3x की पावर h प्लस के 3 एंड y की पावर k, y की पावर k, y की पावर k प्लस 2x की पावर h प्लस के 1 प्लस के 2x की पावर h प्लस के 1 और क्या है y की पावर k प्लस के 3, y की पावर k प्लस के 3। अब देखो इसकी पूरे की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, h प्लस के 3 का पता होना चाहिए, h प्लस के 1 का पता होना चाहिए और k प्लस के 3 का पता होना चाहिए, और k की तो वैल्यू मुझे पता ही है ना। ये तीनों वैल्यू निकल गई तो मेरे पास n1 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ से बेटा यहाँ पर n1 की वैल्यू मेरे पास क्या निकलेगी, देखो h प्लस के 3, h की वैल्यू क्या है मेरे पास बेटा माइनस के 49/13 प्लस के 3, टेकिंग एलसीएम पूरा 13 आएगा माइनस के 49 यहाँ पे प्लस इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 39, क्लियर हो गया। अब इसमें से इसको देखो माइनस करो तो 10 आएगा पर बड़े वाले का साइन, तो माइनस के देखो यहाँ पे क्या होगा 3x की पावर h प्लस 3 निकाल लेना माइनस के 10/13, y की पावर k सीधा k की वैल्यू माइनस के 28/13, ठीक है, और प्लस के 2, अब x की पावर h प्लस के 1 है तो h प्लस 1 की वैल्यू और निकाल दो, तो h की वैल्यू क्या है मेरे पास माइनस के 49/13 प्लस के 1, तो यहाँ से आ जाएगा 13 माइनस के 49 प्लस के 13, तो इसमें से इसको माइनस करो 6, ठीक है, और यहाँ पे 3 और ये आगे मेरे पास 13, तो माइनस के 36/13। फिर अगला क्या है मेरे पास बेटा यहाँ पे y की पावर k प्लस के 3, तो k प्लस 3 की वैल्यू निकाल लो, तो माइनस के 28/13 प्लस के 3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 13। अब देखो यहाँ पे माइनस के 28 प्लस इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 39, तो 39 में से इसको माइनस कर दो तो 1, ठीक है, और यहाँ पे 1 और ये आ जाएगा बड़े वाले का साइन, तो इसकी पावर में आ जाएगा 11/13, ठीक है। तो ये देखो यही यहाँ पे हमारे पास n1 की वैल्यू दी हुई है 3x की पावर माइनस के 10/13, y की पावर माइनस के 20/13, 2x की पावर माइनस 36/13, y की पावर 11/13। तो यहाँ से मेरे पास m1 और n1 आपके निकल कर आ गए, ठीक है, क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब m1 n1 आ गए प्रॉपरली। अब ये आने के बाद बस आपको यहाँ पे एक शॉर्टी ये करनी है कि आपकी एच और के जो आपने निकाले हैं वो बिल्कुल मेरे पास सही है, इस चीज की शॉर्टी करनी है, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो मेरे पास पीछे वैल्यू है ना उसका ये देखना पड़ेगा कि आपकी दोनों की वैल्यू क्या आ रही हो, मेरे पास सेम आ रही हो, ठीक है। तो एक बार उनका देख लेते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एच की वैल्यू लिख लेते हैं क्या है माइनस के 49/13 और के की वैल्यू है माइनस के 28/13, एक बार देख लेते हैं,
माइनस के 49/13 माइनस के 28/13। ठीक है, एच और के की वैल्यू है। बस आपको यहाँ पे वैल्यू चीजें रखनी है और आपकी ये दोनों वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ठीक है, पर अभी हमने यहाँ पे देखो k+1 की वैल्यू निकाली है। ठीक है, और k+4 की वैल्यू भी निकाली है। तो सबसे पहले मैं इसी की वैल्यू निकाल रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, 2 k+1 की वैल्यू अभी यहाँ पे निकाली थी ना, तो हमारे पास k+1 कौन से में था, एक मिनट, इससे पता चल जाएगा। यहाँ k+1 m1 में y की पावर है, m1 में y की पावर, m1 में y की पावर माइनस के 15/13, इसकी वैल्यू है माइनस के 15/13। ठीक है, अब x की पावर h प्लस के 2, तो देखो यहाँ पे x की पावर h प्लस के 2 ही था, x की पावर h प्लस के 2 ही रखेंगे, मतलब जो यहाँ पे आया मेरे पास ये है ना, माइनस के 23/13, माइनस के क्या है 23/13, 23/13। ठीक है, क्लियर। और y की पावर है k की वैल्यू क्या, माइनस के 28/13, माइनस के 3, अब k प्लस के 4, इस वाले में ही y की पावर जो होगी वो है मेरे पास, इसी वाले में y की पावर 24/13, जो वैल्यू पहले निकाल चुके हैं ना उसी को, y की क्या है यहाँ पे 24/13, और x की पावर h माइनस के 49/13, y की पावर k प्लस के 3, y की पावर देखो k प्लस के 3, k प्लस 3 की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली हुई है, n1 में लास्ट वाला, n1 में लास्ट वाला 11/13, 11/13, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। बस अब इसको सॉल्व करना है आपने और देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, इसको सॉल्व करूंगी तो देखो माइनस के 30/13, x की पावर माइनस के 23/13, y की पावर माइनस के 28/13, यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 चौक 12, 1 3 6 1 7। ठीक है, /13, x की पावर माइनस के 49/13, y की पावर 11/13। अब देखो दोनों में से जो है 13 नीचे की साइड हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये क्या आ रहा है यहाँ पर, कॉमन, तो हम यहाँ पे 1/13 माइनस के कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ऊपर क्या बचा मेरे पास 30, x की पावर माइनस के 23/13, y की पावर माइनस के 28/13, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा x की पावर माइनस की 49/13, y की पावर 11/13, ये आपके पास यहाँ पर आ गया। अब यही चीज देख लो यहाँ पे क्या वही है, देखो माइनस के 1/13 कॉमन ले लिया, 30x की पावर माइनस के 23/13। ठीक है, और y की पावर माइनस के 28/13 प्लस 72x की पावर 49 वाला है, और यहाँ पे मैंने 72 नहीं लिखा, ये वाला 72, x की पावर माइनस 49/13, y की पावर 11/13, पावर 11/13। ठीक है, तो एक वैल्यू तो आ गई, दूसरी और देख लो यहाँ पे। ठीक है, तो जो आप निकालोगे ना उसी से ये बन के आएंगी, आपको अलग से कुछ नहीं निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू तो आपकी आ गई। अब यहाँ से डेल n1/del x 3, h प्लस के 3, h प्लस के 3 भाई हमने निकाली है n1 में x की पावर जो है, n1 में x की पावर माइनस के 10/13, माइनस के 10/13, और x की पावर h प्लस के 2, तो h प्लस के 2 देखो m1 में है, h प्लस के 2 m1 में है, माइनस के 23/13, माइनस के 23/13, y की पावर क्या है k, तो जो हमारे पास इसमें y की पावर माइनस के 28/13 प्लस 2, h प्लस 1, h प्लस 1 मेरे पास n1 में ही देखो यहाँ पर है x की पावर, दूसरे वाले में n1 में ही x की पावर माइनस के 36/13, माइनस के 36, माइनस के 36/13। ठीक है, x की पावर h माइनस के 49/13, और y की पावर है k प्लस के 3, तो देखो n1 में ही लास्ट y की पावर क्या है मेरे पास 11/13, 11/13। वही सेम देखो माइनस 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 साइन बाहर, 13 बाहर, रिमेनिंग यहाँ पे क्या बचेगा 30, x की पावर यहाँ पे
23/13, y की पावर माइनस के 28/13, ठीक है। यहाँ से प्लस के 30, देखो यहाँ पे 1 अपॉन माइनस भी बाहर है, 13 भी बाहर है, 2 की 36 है, तो यहाँ पे आएगा 72, x की पावर माइनस के 49/13 और y की पावर 11/13। अब देख लो क्या इसकी भी यही सेम वैल्यू आई है या नहीं आई। 1 अपॉन ये बाहर 1 अपॉन 13, 30 और यहाँ पे 72 है, 30 और 72, 30 और 72। यहाँ पर x की पावर 23 है, वहां पे मतलब अपॉन में 13 तो ये है, वहां पे 28, 23, 28, 49, 11 यही है, तो दोनों की वैल्यू सेम है। तो यहाँ से आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि h और k जो है हमने जो निकाले हैं वो बिल्कुल सही है। आगे बात समझ क्लियर, सिर्फ इसकी शॉर्टी है, ओके। और यहाँ तक ये मेरे पास स्टेप नंबर 5 जो है फिनिश होता है। अब यहाँ से स्टेप नंबर 6 जो है आपका स्टार्ट होगा। थोड़ा सा देखो बड़ा था क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा थी, इसी वजह से मैंने ये इसी में कराया, ठीक है क्लियर। पर हर एक पॉइंट आपको बताया है। अब देखो सॉल्यूशन करने से पहले आपको बस थोड़ा सा एक बार इतना क्लियर हो गया। अब देखो एक बार बता देते हैं। देखो सबसे पहला स्टेप जो यही रहता है बेटा हमारे पास कि हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या mdx प्लस के mdy इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। पहला स्टेप यही रहेगा। दूसरा ये रहेगा कि आप इसमें अगर इस फॉर्म में है तो m और n की वैल्यू लिखो। तीसरा ये रहेगा कि एग्जैक्टनेस को चेक करो, उसके लिए del m अपॉन del y, del n अपॉन del x। अब दोनों की वैल्यू अलग थी तो मेरे पास नॉन एग्जैक्ट, सेम होती तो एग्जैक्ट होता डायरेक्ट सॉल्यूशन। अब नॉन एग्जैक्ट आ गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकाल रहे हैं टाइप 6 से, तो टाइप 6 में हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई इस फॉर्म में। कैसे बनी वो चीज मैंने आपको बता दी। अब इस फॉर्म में आते ही हम यहाँ पे लेट करते हैं कि मेरे पास इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, x की पावर h, y की पावर k। आगे बात समझ, ठीक है, x की पावर h, y की पावर k। अब जैसे ही देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास निकल के आ गया, तो अगला जो स्टेप नंबर 5 होता है उसमें हम क्या निकालते हैं, m1 और n1। कैसे, m1 क्या होता है m मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, n1 क्या होता है n मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो वहां पे m और n की वैल्यू निकाल लेंगे, m1 और n1 है ना, दोनों की वैल्यू निकाल ली। फिर जब हम दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं तो वहां से हम ये भी तो निकालते हैं। अब जो मेरे पास नई डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है m1 dx प्लस के n1 dy इक्वल टू 0, ये एग्जैक्ट कब होगी, जब ये दोनों इक्वल होंगे। दोनों को इक्वल रखते ही हमारे पास वहां से कंपेयरिंग करके हम h और k की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब h और k की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई, तो आपको यहाँ पे m1 और n1 में दोनों की वैल्यू निकाल लेनी है h और k की वैल्यू पुट करके, क्योंकि हम इसी से सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें h और k की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे करने के बाद अब मेन चीज आती है, आपको ये श्योरिटी कैसे हो कि आपने h और k बिल्कुल परफेक्ट निकाला, अब तक का सॉल्यूशन बिल्कुल बढ़िया तरीके से हुआ है। तो यहाँ पर आप h और k की दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेना। यहाँ पे जब पुट करोगे तो दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं आई तो कहीं ना कहीं आपकी h और k की वैल्यू गलत हुई है, ठीक है। तो मेन चीज होता है पता करने के लिए, तो यहाँ पे m1 n1 निकाल लिया आपने h k की वैल्यू रख के, फिर ये भी चेक कर लिया दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब हमारा जो है नई डिफरेंशियल इक्वेशन h k की इस वैल्यू के लिए एग्जैक्ट है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब एग्जैक्ट बनते ही हम किसके ऊपर बात करेंगे बेटा, डायरेक्ट सॉल्यूशन। एग्जैक्ट बन गई तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, आप सभी को पता है, इंटीग्रेशन m1 dx प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पे टर्म्स इन n1 नॉट कंटेनिंग x, जो x को कंटेन नहीं करते हैं, dy इक्वल टू c, ठीक है। अब यहाँ पे y एज ए क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट, y एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। अब देखो मेरे पास m1 क्या है, पूरा का पूरा मैंने m1 यहाँ पर लिख दिया। इंटीग्रेशन y कांस्टेंट है 2x की पावर दिस y, और ये पूरा का पूरा पोर्शन लिखा dx। अब मुझे यहाँ पर इस वाले में n1 में वो टर्म देखनी है जिसमें x नहीं है, इसमें x है नहीं चाहिए, इसमें x है नहीं चाहिए। तो n1 में मेरे पास ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जिसमें x ना हो, सभी में x बैठा है, इसमें भी x बैठा है, इसमें भी x बैठा है, तो मुझे ऐसी कोई टर्म नहीं मिली। तो इस वजह से यहाँ पे 0 रखूंगी और पूरी की वैल्यू आ गई 0 इक्वल टू c1 या c, ठीक है, क्लियर हो गया। कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब यहाँ पे बस आपको क्या करना है, इसका यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। y को एज ए कांस्टेंट की तरह आप ट्रीट करोगे, ठीक है, y को क्या करोगे, कांस्टेंट की तरह। देखो यहाँ पे दिखा रही हूँ, पूरा विजिबल है, 1 मिनट यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो पहले इसको फिर इसके इसी तरीके से। अब देखो यहाँ पे y एज ए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या होता है, इंटीग्रेशन से बाहर, तो 2 भी इंटीग्रेशन से बाहर और y वाला भी इंटीग्रेशन से बाहर। देखो तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 भी बाहर,
y भी बाहर, ठीक है। अब रह क्या गया, x की पावर दिस। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, जो भी पावर में है उसमें एक ऐड करो और वही सेम चीज लिख दो बेटा नीचे, यही होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी 3 भी इंटीग्रेशन से बाहर, y की पावर 24/13 भी बाहर। अब जो x का है, x की पावर में जो भी है यहाँ पर उसमें एक ऐड करो और वही सेम चीज बेटा नीचे। आगे बात समझ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 और y की पावर दिस, ठीक है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगी तो सॉल्व करके क्या आएगा, यहाँ पे माइनस के 23/13 प्लस के यहाँ पे 13 आ जाएगा एलसीएम लेके, इसमें से इसको करूंगी तो माइनस के 10/13 अपॉन में, ठीक है। अपॉन में यहाँ पे आएगा मेरे पास अब माइनस के 10/13, तो 13 ऊपर 10 नीचे, तो 13/10, ठीक है। क्लियर, तो ये वाला पोर्शन भी आपको समझ आ गया कैसे आया। तो देखो मेरे पास ये आ गया, फिर 2, फिर y की पावर दिस और x की पावर क्या आएगा 10/13, ठीक है। सिमिलरली माइनस के 3, अब इसको यहाँ पे सॉल्व करूंगी, माइनस के 49/13 प्लस के 13 यहाँ पे, तो इसमें से 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे 4 में से हमारे पास 1 गया 3, माइनस के 36/13, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस आ गया ये 3, और देखो ये नीचे जाएगा, नीचे रहेगा ना यहाँ पे, इसकी जगह आएगा बेटा, एक मिनट, क्या है यहाँ पे माइनस के 36/13, तो माइनस माइनस प्लस 3, अब ये 13 ऊपर 36 नीचे, ठीक है। y की पावर 24/13 और x की पावर सॉल्व करके माइनस के 36/13। तो आई होप यहाँ तक का ये पूरा पोर्शन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला पोर्शन होने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, इसमें से इसको बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं। इससे ये 5 टाइम्स जाएगा, इससे ये कैंसिल कितने टाइम्स होगा 12 टाइम्स, ठीक है। अब देखो दोनों में से क्या क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 13, यहाँ भी और साथ में माइनस साइन भी ले लिया, ठीक है। माइनस के 13 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे, एंड रिमेनिंग जो बचा वो चीजें लिख दी यहाँ पे। देखो यहाँ माइनस कॉमन लिया तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/5, ठीक है। और x की पावर माइनस के 10/13, y की पावर माइनस के 15/13, क्लियर। अगर आप माइनस नहीं भी कॉमन लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें माइनस नहीं कॉमन लिया, सिर्फ 13 कॉमन ले लो, यहाँ माइनस, ठीक है। एंड फिर उसके बाद प्लस 13, अब 13 तो कॉमन ले लिया ना मैंने, 1/12, x की पावर माइनस के 36/13, y की पावर 24/13 और इक्वल टू C1। आगे बात समझ, देखो यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, दोनों में से कॉमन लिया, ठीक है। फिर माइनस 1/5, x की पावर दिस, y की पावर दिस, ठीक है, प्लस 1, देखो 13 बाहर तो 1/12 और दिस। अब देखो 5 और 12 दोनों का एलसीएम क्या आएगा मेरे पास, बताओ जल्दी फटाफट, दोनों का एलसीएम मेरे पास आएगा दोनों के मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 12 पंजे 60, अब 12 की इधर मल्टीप्लाई बेटा और 5 की उधर, ठीक है। तो ये आ गया x की पावर माइनस के 10/13, y की पावर माइनस के 15/13 और यहाँ पे x की पावर माइनस के 36/13, y की पावर 24/13 इक्वल टू C1 पूरे के, ठीक है। ये यहाँ पे आगे बात समझ। अब जो ये वाला पूरा पोर्शन है ये उधर ले जाओ, तो यहाँ पे बचा मेरे पास वो वाला पहले ले लिया इन्होंने 5x की पावर माइनस के 36/13, y की पावर 24/13 माइनस के 12x की पावर माइनस के 10/13 और y की पावर माइनस के 15/13, ठीक है। अब ये 60 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, इस पूरे को नाम दे दिया c का, ठीक है। तो 5x पावर देखो और ये पूरा का पूरा मैच हो गया, तो वैल्यू नाम दे दिया c, मतलब देखो C1 मेरे पास कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 60 और 30 भी कांस्टेंट है, तो पूरा का पूरा कोई भी आर्बिट्रेरी अनदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c ले लिया, ठीक है। तो आई होप पूरा का पूरा फंडा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, पैटर्न वही है पूरा प्रोसीजर, बस लास्ट में आपको देखो HK की वैल्यू हमें किस तरीके से निकालनी वो चीज सिखा दी मैंने। HK की वैल्यू आते ही आपको M1 N1 में पुट करके M1 N1 की वैल्यू निकाल लेनी है, और जो हमने del M1 अपॉन del y del M1 अपॉन del x निकाला है उसमें रख के ये चीज श्योरिटी कर लेनी है कि मेरे पास HK की इस वैल्यू के लिए ये एग्जैक्ट है, ठीक है। और जैसे ही एग्जैक्ट वाला पोर्शन बना तो आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन निकालोगे जैसे हम निकालते हैं।
ठीक है, तो आई होप यहाँ तक का पूरा फंडा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक हमारे चैनल को पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।